हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट 2 लेक्चर में हमने एम्पियर सर्किटर लॉ को समझा है, उसके एप्लीकेशंस को समझा है और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए उस पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 8th लेक्चर में आज हम लोग एम्पियर सर्किटर लॉ यूज करके एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यस, इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं उसको। एक अरेंजमेंट होता है कॉइल्स का जिसको हम बोलते हैं सॉलिनॉइड। अब सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे एम्पियर सर्किटर लॉ यूज करके। तो आइए समझते हैं सॉलिनॉइड क्या होता है। अब सॉलिनॉइड को देखो, ये तुम कॉइल जानते हो, एक सिंगल लूप सर्कुलर वायर, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी आपको पढ़ाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में। बताइए इसके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को कैसे पता करते हैं। तो देखो यहां पे मैं काम करता हूं कि डॉटेड लाइन बना देता हूं। ये रेफरेंस याद रखना, जो डॉटेड लाइन होता है वो बोर्ड के अंदर होता है और सॉलिड लाइन बोर्ड के बाहर होता है। ये मैंने बोर्ड के प्लेन में नहीं बनाया, बोर्ड के परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनाया। और मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है बेटा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा? तो करंट के डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर को रखोगे, ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा साहब, देखो देख 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 इधर। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? आगे की तरफ होगा। यहां पे इस तरफ ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, ठीक है सर। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड मैं तुमसे यहां पे पूछूं तो कैसा होगा? सर यहां पे भी अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इधर ही होगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पूछूं तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वायर का कंट्रीब्यूशन, जो सर्कुलर वायर का ये वाला पार्ट है, इसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। और ये जो सर्कुलर वायर है उसका बहुत छोटा हिस्सा स्ट्रेट वायर जैसा आप मान सकते हो। अगर ये स्ट्रेट वायर है तो इसका करंट किस तरफ होगा? अंदर की तरफ साहब। और अंदर की तरफ करंट है तो तुम मान सकते हो सर्कुलर वायर का बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो स्ट्रेट वायर मान सकते हो। इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर होता है। हाँ होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न यहाँ पे करंट अंदर की तरफ तो ऐसा होगा सर्कुलर। ये कर्ल 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 देखो, कर्ल अंदर करंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोलो इस तरफ, यहाँ पे बोलो इस तरफ, यहाँ पे बोलो इस तरफ, और ऐसे लूप बनेगा, ठीक है। सेम वैसा ही एक और लूप मैं यहाँ रख दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इसके लिए भी वही बनेगा जैसा इसके लिए बना था। देखो यहाँ पे एक लूप बनेगा, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड बेटा कैसा होगा? ऐसा 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 ऐसा। यहाँ पे भी एक लूप बनेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? देखो अरे भाई इधर इधर एरो, ऐसे ऐसे एरो बनाओ, ज़्यादा अच्छा है, ऐसे एरो बनाओ। ओ आई एम सॉरी, ऐसे। अब एक काम करो, इन दोनों कॉइल को थोड़ा सा पास लाओ, बहुत पास लाओ। टच नहीं कराना बट पास लाओ। जब इसको पास लाओगे तो ध्यान से देखना, यही था ना मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। नीचे की तरफ देख, ऐसा था। जब इसको बहुत पास लाओगे तो यहाँ वाला जो सेक्शन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखो ऊपर आएगा। देख ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, देखो ना यहाँ पे क्लॉकवाइज है और इसमें भी क्लॉकवाइज है, क्योंकि सेम ही कॉइल लिया हमने, सेम ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया, सेम ही मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है। अब जब बहुत पास लाओगे तो इस वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐड होता जाएगा, मतलब यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। एक और ऐसा कॉइल ले आओ, इसके लिए भी इसी तरीके का पैटर्न होगा। एक बार और देख लो बेटा, बताओ यहाँ पे करंट अगर अंदर की तरफ जाता हुआ है तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आप देखेंगे, यस सर्कल का बहुत छोटा हिस्सा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा। तो करंट अंदर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल करोगे तो यहाँ पे पीछे, यहाँ पे आगे, तो देखो ऐसे 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 ऐसे। बताओ ये दोनों लाइन कैंसिल हो जाएगा और ये वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता जाएगा। देखो ना, यहाँ भी आगे, यहाँ भी आगे, यहाँ भी आगे। तो ऐसे बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड कॉइल्स को मैं लेके अरेंज कर दूं तो देखो ये बन जाएगा सॉलिनॉइड। लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर देन दे फॉर्म अ सॉलिनॉइड। और लार्ज नंबर, बिल्कुल ये लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स होने चाहिए। बहुत ज्यादा कॉइल्स रख दोगे, बहुत ज्यादा, 2 4 10 नहीं रखना है, बहुत ज्यादा कॉइल्स रख दोगे तब जाके ये आइडियल सॉलिनॉइड बनेगा। और आइडियल सॉलिनॉइड का मतलब है लॉन्ग सॉलिनॉइड, मतलब बहुत सारे कॉइल को क्लोजली स्पेस कर देते हैं तो सॉलिनॉइड कहलाता है। बहुत सारे कॉइल रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारा कॉइल अरेंज करते जाओगे तो जो लेंथ बनेगा सॉलिनॉइड का लेंथ हो जाएगा। तो सॉलिनॉइड का लेंथ क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं लॉन्ग सॉलिनॉइड इज आइडियल सॉलिनॉइड, ठीक है ना। देखो अब कैसे बनाते हैं। मान लो यहाँ पे एक कोई मटेरियल का अपन नॉन कंडक्टिंग स्टैंड ले ले।
और इस पे इस कॉइल को ऐसे लपेटते थे स्प्रिंग की तरह, देखो स्प्रिंग 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 की तरह ऐसा। ये बन गया तुम्हारा सॉलिनॉइड। करंट अंदर जाएगा, यहाँ से करंट क्या आएगा, बाहर आएगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखिएगा तो सबसे पहले करंट देखिए, यहाँ से करंट अंदर जाता हुआ देखना, ये भाई ऊपर है यार रामलाल, ये देख ऐसे है, फिर ये वाला हिस्सा नीचे गया, फिर ये ऐसे, फिर ये वाला हिस्सा नीचे गया, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है। देखिए यहाँ पे तुम महसूस कर पा रहे होगे जो ऊपर वाला हिस्सा उसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है, ऊपर वाले हिस्से को क्या कर दिया मैंने, थोड़ा डार्क कर दिया, देखो डार्क कर दिया। और अंदर वाला हिस्सा तुम्हें एकदम 100% 3D का फील आ जाएगा। थोड़ा दूर से देखना, थोड़ा दूर से देखना, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट आया, इस पॉइंट पे करंट अंदर जाता हुआ दिखेगा, यहाँ पे अंदर जाता हुआ, अंदर अंदर अंदर, चल भाई अंदर अंदर अंदर, और जो अंदर जाएगा वो बाहर निकलेगा ही। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जो अंदर गया वो अंदर ही रह जाएगा, जो अंदर गया वो बाहर निकलेगा, बाहर से निकलेगा, और फिर बाहर निकला तो फिर अंदर जाएगा, फिर अंदर जाएगा तो फिर बाहर निकलेगा, फिर बाहर निकल के अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा तो फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा तो बाहर आएगा, अंदर जाएगा तो बाहर आएगा। तो इस तरह का पैटर्न बनेगा। मान लीजिए लेंथ L है और रेडियस ऑफ अ कॉइल R है। तो इनफाइनाइट सॉलिनॉइड, इनफाइनाइट सॉलिनॉइड का क्या मतलब है? इनफाइनाइट सॉलिनॉइड का मतलब जो L होना चाहिए वो बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए इसके रेडियस के कंपेयर में, रेडियस ऑफ अ सॉलिनॉइड के कंपेयर में। तो कई बार रेडियस गिवन होता है बट इस रेडियस का जो वैल्यू होगा और लेंथ के कंपेयर में बहुत कम होगा, तब ये इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है। और तभी ये लॉन्ग सॉलिनॉइड होगा, आइडियल सॉलिनॉइड होगा। नहीं तो आइडियल सॉलिनॉइड नहीं होता अगर उसका लेंथ कम हो या रेडियस के कंपेरेबल में उसका लेंथ हो। ठीक है साहब। अब सर, अब हमने यहाँ पे बता दिया था आपको कि एक एक इंडिविजुअल रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल करता जाएगा। तो अगर आपसे कोई यहाँ पे पॉइंट बना के पूछे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पे बताओ, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए बहुत आराम से डिस्कस कर रहे हैं इसको। बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, जेई नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक Q पॉइंट अंदर बना दूँ तो बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड एट Q इज नॉट इक्वल टू 0, इनफैक्ट वेरी हाई, वेरी हाई। क्यों? क्योंकि सारे कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा? देखो यहाँ पे सॉलिड लाइन ऊपर है तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कर्लिंग फिंगर को करंट की तरफ रखोगे तो थंब की डायरेक्शन इधर होगा। तो ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। तो बहुत सारे रिंग की वजह से बहुत क्लोजली स्पेस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा इसके अंदर में। बाहर से बहुत दूर से ऐसे घूम के क्लोज लूप बनाएगा, क्योंकि जो निकला है वो अंदर जाएगा भी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हुआ। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ अ वायर बहुत स्मॉल है, तो ये P Q, और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट बना लूँ मैं R, तो एक लाइन ऐसे भी घूम के जाएगा। और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा। बाहर में क्लोज लूप बनाएगा लेकिन एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन साहब यहाँ पे होगा, तो इतना ज़्यादा लो डेंसिटी होगा कि मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होगा। तो आप 0 नहीं बोलेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R आप नेग्लिजिबल बोलेंगे। तो मेन मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर आएगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए मैग्नेटिक फील्ड्स को? तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे कैसे? सबसे पहली बात, अगर ये फाइनाइट सॉलिनॉइड होता तो मैं एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे यूज नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकते थे? तो लूप में सिमेट्रिक बना ही नहीं पाता। फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ इसलिए यूज नहीं कर पाए थे कि एम्पीरियन लूप आप सही से बना नहीं पाए थे, सिमेट्रिक बना नहीं पाए थे। लेकिन इनफाइनाइटली लार्ज लेंथ का है, तो यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट्स को मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहे हैं। देख लीजिए आप भी, जितनी बार रिंग अंदर घुसेगा मैग्नेटिक करंट को अंदर लेके जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये करंट है। आई एम सॉरी, मेरे गलती से निकल गया मुंह से देखो यहाँ पे ये क्या है भाई, करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे करंट बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे अगर बहुत ही छोटा सा मैं एक पॉइंट बना लूँ तो यहाँ पे करंट कैसे दिखाई देगा आपको? बाहर आता हुआ। और जितनी बार करंट बाहर आएगा उतनी बार अंदर जाएगा। अब आपको कहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? यहाँ पे निकालना है। तो आप एक बहुत सुंदर सा छोटा सा एम्पीरियन लूप बनाए। ये सर्कुलर लूप मत बनाए आप, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नहीं, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होता है वहाँ पे एम्पीरियन लूप आप सर्कुलर बनाते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये कैसा है? स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट बनाएंगे यहाँ से। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये C, ये D। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अंदर में, तो ये यहाँ से पास तो करना चाहिए। तो देखो यहाँ से पास कर रहा है,
कोई बुराई नहीं है। और इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये सिमेट्रिक है, कोई बुराई नहीं है। अब देखो करंट बाहर की तरफ जा रहा है, एम्पीरियन लूप का डायरेक्शन इधर मान लो। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा, देखो इस तरफ होगा, किसका डायरेक्शन, बी का। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल बताया था मैंने। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सॉलिनॉइड का लेंथ है एन है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेता हूँ मैं एन। एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। What is capital N? Capital N is total number of turns. Capital N is total number of turns and total length of solenoid is capital L. अब यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यस दिस इज वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया। कैपिटल N बाई L क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या होगा ये, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा साहब। चलो बढ़िया है। अब एम्पीरियन लूप लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक वायर का हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 4 हिस्से में लिखेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि सर आपने ये क्या कर दिया और ये क्यों कर दिया। पहले जब आप एम्पीरियन लूप में एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते थे तो एक ही बार में पूरा कर देते थे। क्यों कर देते थे, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर लूप लेते थे और हर इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होता था। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके लेंथ के लॉन्ग तो है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं लेंथ के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो हर जगह अलग अलग है। तो जितने पार्ट्स टाइप बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न का, उतने हिस्से में आपको करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ये पार्ट है आपका ए से बी का, ये है बी से सी का, ये है आपका सी से डी का और ये है डी से ए का। ये वाला इंटीग्रेशन का टर्म हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो पता है पहले से। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्जैक्टली परपेंडिकुलर, देख भाई यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन जीरो होगा, क्योंकि बी डॉट डी एल क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा, और यहाँ पे एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ क्या होगा, 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो। तो ये टर्म भी जीरो और ये टर्म भी जीरो, तो बचेगा सिर्फ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब इस एम्पियर लूप में कितने करंट इनक्लोज हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था n, हर वायर में n आई करंट अंदर जा रहा है, तो यहां से यहां तक कितनी बार करंट अंदर गया, n टाइम्स, लेकिन कितने लेंथ में, l लेंथ में। तो ये लूप तो पूरा l कवर कर नहीं रहा है, तो मैंने क्या करा कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, स्मॉल n, तो करंट कितनी बार अंदर जा रहा है एक यूनिट लेंथ में, स्मॉल n टाइम्स। तो टोटल स्मॉल एल, यहाँ से यहाँ तक लेंथ मान लेता हूँ इसका स्मॉल एल, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बार अंदर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा आपका म्यू नॉट, यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट है हर जगह पे, तो बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। कितना करंट इनक्लोज किया है ये, तो एक यूनिट लेंथ में करंट इनक्लोज हो रहा है। देखो हर टर्न्स में करंट आई जा रहा है और एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है एन, तो कितनी बार करंट अंदर गया है, 1 टर्न में एन आई, तो टोटल लेंथ क्या है एल, तो एन आई एल, टोटल इनक्लोज्ड करंट हो जाएगा एन आई एल। एंड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज एल, यहाँ से यहाँ तक ए बी से इंटीग्रेशन करना था आपको, तो ये एल हो जाएगा, तो ये एल से ये एल कैंसिल, बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको रट्टा लगा लो तुम एज इट इज। मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। सॉलिनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई एन यहाँ पे, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे कॉर्नर्स पे जीरो और बाहर में क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहीं पे भी आएगी म्यू नॉट आई एन। याद रखिएगा इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है ये, इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है, तभी आपने एम्पिरियन लूप बना के इसको सॉल्व किया। अगर फाइनाइट सॉलिनॉइड हो तो क्या करेंगे सर, फाइनाइट सॉलिनॉइड आप चाहे तो इसको लिखे या इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई खास बात नहीं है। ये बस यहाँ पे इसलिए लिखा था क्योंकि आपको थोड़ा समझ आ जाए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे जीरो हुआ था। एक बार आप चाहे तो पॉज करके लिख ले इसको, स्क्रीन पॉज करके चाहे तो इसको लिख ले, ठीक है बेटा। अगर नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, ये काम की चीज़ नहीं है।
अब मैं एक छोटी सी चीज़ को बहुत अच्छे से धीरे धीरे एक्सप्लेन करके इसलिए समझाया है कि बोर्ड में भी ये आ जाता है, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं सोलेनॉइड, इसके बाद पढ़ेंगे टोरॉइड। तो देखिए फाइनाइट सोलेनॉइड ये है साहब, मैंने ऐसे ही लिखा दिया, ऐसे ये पूरा टर्न्स है, ऐसे इस तरीके से टर्न्स बन रहा है। ये है आपका फाइनाइट सोलेनॉइड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये डेरिवेशन का आपका पार्ट नहीं है। इसके सेंटर पे मान लीजिए कि इधर से एंगल बन रहा है अल्फा और इधर से एंगल बन रहा है बीटा। कहीं भी ये बीच में बना सकते हैं ना, ये यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, किसी पॉइंट पे आपको निकालना हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लेंथ काटेंगे और यहाँ से एक एंड का एंगल अल्फा है, दूसरे एंड का एंगल बीटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे आ जाएगा O पे μ0 Ni/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या होगा साहब, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और यहाँ से इनफाइनाइट वाला केस वेरीफाई हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का ही मतलब होता है आइडियल सोलेनॉइड, ये आप याद रखिएगा। इनफाइनाइट का ही मतलब क्या होता है, आइडियल सोलेनॉइड। अगर अल्फा बराबर बीटा रख दूं और इक्वल टू 90 डिग्री रख दूं, तो ये 90 डिग्री तभी हो सकता है जब सोलेनॉइड क्या हो, वेरी लार्ज हो। और उस केस में साइन अल्फा 90 और साइन बीटा भी 90, साइन 90 साइन 90 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0 Ni। क्या होगा साहब, मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni। क्या एक बार और प्रूफ हो गया ये बात? अच्छा सर ठीक है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड निकालूं, एट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, एक किनारे पे यहाँ पे या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो B = ध्यान से देखिएगा, किसी एक एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें अगर मैं इसको एंड पे ले आऊं तो अल्फा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ से, बताओ 0, और बीटा क्या होगा 90। इनफाइनाइट सोलेनॉइड है तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एक एंड पे तो एक एंगल हो जाएगा 90, दूसरा हो जाएगा 0, तो ये बनेगा μ0 Ni/2। तो एक एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एंड पे, वो होता है μ0 Ni, और जस्ट अंदर में होगा μ0 Ni/2, सॉरी μ0 Ni। अरे यार सुन मेरी बात, अगर ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड मानता हो तो अल्फा भी 90 बीटा भी 90, तभी इनफाइनाइट सोलेनॉइड बनेगा। ये तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में कंसेप्ट से समझा था आपने। अब अगर किसी एंड पे निकालता हूं और इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, मतलब आप कह सकते हो सेमी इनफाइनाइट, चलो एक एंड पे निकाल रहा हूं, मतलब मेरा एक एंड पता है और दूसरा एंड नहीं पता है, तो चलो सेमी इनफाइनाइट है। ये तो मानोगे ना कि सेमी इनफाइनाइट हो गया। सेमी इनफाइनाइट के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या, दूसरा एंड तो तुम्हें पता ही नहीं, तो जो एंड तुम्हें पता है वहीं पे निकालोगे, तो वहां पे अल्फा 0 और बीटा 90, तो Ni/2 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ भी बनाते हैं साहब। क्या बनाते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ भी बनाते हैं। कैसा बनेगा ग्राफ, देखो जब तक ये R सोलेनॉइड के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, एग्जैक्टली कांस्टेंट रहेगा, और जैसे ही आप एंड पे आओगे, कहाँ आओगे, एंड पे आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा, एंड पे आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये बहुत दूर दूर चले जाएंगे, और आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैट के कंसेप्ट से भी मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हो, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होता है वो फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है। यहाँ पे फील्ड लाइंस चिपके हुए थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे दूर दूर चले जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बहुत कम, और जैसे ही डेंसिटी कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। डेंसिटी देखो, जितने पास पास होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही दूर दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। क्या आपको ये कहानी समझ में आया? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोलो μ0 Ni। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हो गया फाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड का। क्लियर है बात? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट इज टोरॉइड। जिस तरीके से आपने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, टोरॉइड भी कुछ कुछ सोलेनॉइड जैसा होता है। असल में टोरॉइड सोलेनॉइड से ही बनता है। ये सोलेनॉइड है जिसका दोनों एंड ओपन है। अगर मैं इस दोनों एंड को पकड़ के ऐसे घुमा के जोड़ दूं तो टोरॉइड बन जाएगा। देखो कैसे, देखो भाई। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि सर एक बात बताओ कि टोरॉइड क्यों बनाया, सोलेनॉइड तो था ही बढ़िया, तो टोरॉइड बनाने की जरूरत क्या थी? तो टोरॉइड बनाने की जरूरत इसलिए थी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था अंदर में तो कांस्टेंट था, बाहर निकलते नॉन यूनिफॉर्मिटी शो कर रहा था। तो फिर हमने ऐसा सोचा कि ये ना बिखरे
और क्लोज लूप यूनिफॉर्मली बना ले, इसके लिए दोनों एंड को मैं जोड़ देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर में कैसा बनेगा, देखो ऐसा बन जाएगा। तो ये एक क्लोज लूप बना लेगा और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है भाई, मान लो कि इसका ये इनर रेडियस है कुछ r1 एंड यहाँ से इसका आउटर रेडियस है बेटा r2। ठीक है, अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, जिस तरीके से यहाँ पे फ्लो कर रहा था ना, सेम ही पैटर्न में फ्लो कर रहा है, कोई खास फर्क नहीं है दोनों में। बस ये है कि घूमे हुए सॉलिनॉइड को अपन टॉरॉइड बोल देते हैं, है ना। जो सीधा सॉलिनॉइड है तो सॉलिनॉइड है, और घुमा दिया उसको तो टॉरॉइड बन गया। अब सुनिएगा ध्यान से, इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में देखने की कोशिश करूँ तो क्या मैं ऐसा देख सकता हूँ कि यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है हर जगह से, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, हर जगह से बाहर आ रहा है। सेम जैसा वहाँ पे स्ट्रेट पाथ पे मैंने करंट बाहर आता हुआ देखा था, यहाँ पे इस सर्कल में बनेगा करंट बाहर आता हुआ। जैसे भाई यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, देखो यहाँ पे अंदर जा रहा है तो यहाँ से बाहर निकला होगा, यहाँ से अंदर जा रहा है तो यहाँ से बाहर निकला होगा, यहाँ से बाहर निकला होगा, देखो यहाँ से बाहर निकला होगा, बाहर निकला होगा, बाहर निकला होगा, यहाँ से अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। चलो भाई अंदर चलो, अंदर जा रहा है, 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 अंदर जा रहा है। ठीक है भाई, अब देखो अगर मीन रेडियस लूँ तो यहाँ से बीच का रेडियस अपन में कुछ r ले लेता हूँ, तो ये रेडियस यहाँ तक का मिड का क्या हो गया, r हो गया। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करता हूँ, बोर्ड में एग्जैक्टली आपको सेम इसी तरीके से लिखना होता है, स्मॉल r विच इज लेस देन r1 इनफैक्ट, इस r1 से इस रेडियस से भी छोटा है। अगर r1 से ये छोटा है स्मॉल r और यहाँ पे आप एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं, तो ये जो लूप है वो करंट कितना इनक्लोज कर रहा है, 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में क्या हो जाएगा, 0। अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो यहाँ पे जाके एक एम्पीरियन लूप बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे। अब ये एम्पीरियन लूप कितना करंट इनक्लोज कर रहा है, तो ध्यान से देखो, यहाँ से करंट बाहर आया, यहाँ से अंदर चला गया, सही बात है, फिर यहाँ से बाहर आया, फिर अंदर चला गया। तो नेट इनक्लोज्ड करंट अगर आप देखें फिर R इज ग्रेटर देन R2 तो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि नेट इनक्लोज करंट 0 हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड फिर है कहाँ, यहाँ पे कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये एम्पीरियन लूप जो आपने बनाया है R डिस्टेंस पे, जो R2 से भी बड़ा यहाँ पे बनाया था, इस सॉलिनॉइड में देखिए तो अपने यहाँ पे बनाया एम्पीरियन लूप। तो भाई ऐसे देखो, यहाँ पे करंट बाहर निकल रहा है हर जगह से और यहाँ से अंदर चला गया, तो जितना करंट इन प्लेन से बाहर आया उतना ही करंट अंदर चला गया। तो इस लूप में कितना करंट इनक्लोज हुआ, 0। इस लूप में 0 करंट इनक्लोज हुआ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। थर्ड केस इस पे, यहाँ पे थर्ड केस, यहाँ पे ये वाला बना, यहाँ पे ये अगर आप लूप लेते हो जहाँ पे R1 से तो बड़ा है और R2 से छोटा है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे भी डिफाइन कर लीजिए आप कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कुछ n है। जैसे यहाँ से देखो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, तो यहाँ पे लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आप कैपिटल N डिफाइन करते हो, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा म्यू नॉट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो n इंटू आई। टोटल कितने करंट इनक्लोज हो गए, n इंटू आई। क्यों, क्योंकि हर बार करंट जहाँ से बाहर आया तो कितनी बार बाहर आया, n बार, क्योंकि टोटल n लूप बने हैं। सीधी बात, नो बकवास, b बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl बनेगा भाई। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा इसका, तो 2 पाई r, कितनी बार तो अपन ने किया है, क्या होगा 2 पाई r। तो b 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई, b 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई। सही बात है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट कैपिटल N, म्यू नॉट कैपिटल N आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। अच्छा, ये जो n टर्न्स है वो कितने लेंथ में बना है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r। ये तो देखो 2 पाई r। अच्छा, ये मीन रेडियस यहाँ तक अपन ने अगर r ले ले, कैपिटल R ले या स्मॉल r ले, बात तो वही है, अंदर ही तो निकाल रहे हैं, लगभग इसका रेडियस इतना मान सकते हैं। तो उस सरकमफ्रेंस बनेगा जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियस अपन कैपिटल R लो, ये स्मॉल r लो, लगभग इक्वल है। तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, ऑलमोस्ट अगर इसको बहुत छोटा लोगे, और छोटा लेना ही पड़ेगा, क्यों लोगे छोटा, क्योंकि ये जो लेंथ है इसके रेडियस के कंपेयर में बड़ा है, तभी वो आइडियल सोलेनॉइड बनेगा, और आइडियल सोलेनॉइड से आइडियल टोरॉइड बनेगा। तो ये जो हिस्सा है ना, ये डायमीटर, ये बहुत छोटा होगा इसके रेडियस के कंपेयर में, मतलब इसका टोटल लेंथ जो बनेगा वो बनेगा 2 पाई r।
एंड टोटल टर्न कितना है, n डिवाइडेड बाई 2πr। तो इसको आप कह सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलोगे तो ये हो जाएगा स्मॉल n। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आएगा वो आएगा म्यू एन आई, और ये म्यू एन आई आना भी चाहिए था। सर आपको कैसे पता? अरे भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले से पता है मुझे म्यू एन आई, अगर मैं इसको घुमा के ऐसे जोड़ दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू एन आई ही तो रहेगा। क्या फर्क पड़ा? आराम से सोचो, अगर ये सॉलिनॉइड है पहले से, सॉलिनॉइड है पहले से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है। अब तुम कहते हो सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आधा हो गया था, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिखर गया था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटी कम हो गया था, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कम हो गया था, तो इसको मैंने चिपका दिया। जैसे चिपका दिया तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर में बनेगा सॉलिनॉइड के अंदर में। तो सॉलिनॉइड के अंदर में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो जितना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, और गोला ही बन गया ये पूरा। तो अंदर में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए म्यू नॉट एन आई, जहां पे एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जहां पे एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसके अंदर मुझे पहले से पता था कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अरे यार, जब मैं इसको गोल करके ऐसे मिलाया तो ये जो रीजन बना वो यही रीजन है ना सॉलिनॉइड के बाहर का। टोरॉइड के बाहर का जो रीजन है असल में सॉलिनॉइड के बाहर का रीजन है। सॉलिनॉइड से ही टोरॉइड बनाया यार, दोनों जो खुला मुंह था ना ऐसे उसको चिपका के बंद कर दिया, चिपका के बंद कर दिया, बस इतना काम किया और कुछ खास काम थोड़ी ना किया यार। तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यहाँ पे अंदर में जीरो, बाहर में जीरो, इस रीजन के अंदर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, और वो सॉलिनॉइड के बराबर आना चाहिए, और बिल्कुल बराबर आ गया है। बस टर्म यहाँ पे, वहाँ पे लेंथ L लिखा था, यहाँ पे लेंथ सर्कमफ्रेंस के बराबर लिख दूंगा। कभी कभी ये भी देता है कि आउटर रेडियस तुमको दे दिया R2 और इनर रेडियस दे दिया R1, तो सॉलिनॉइड का रेडियस बताओ क्या होगा? सॉलिनॉइड का रेडियस हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2। मीन रेडियस यही आएगा। ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ तक रेडियस आ जाएगा। कोई खास बात नहीं हुई है। ठीक है सर, समझ में आया। अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस अंदर में डिस्टेंस का, यहाँ से डिस्टेंस ऐसे रेडियल डिस्टेंस मेजर करोगे, कौन सा डिस्टेंस? रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस की ग्राफ कैसा बनेगा? एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना? म्यू नॉट एन आई। क्या आपको ये कहानी बहुत अच्छे समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखें। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग सीट। देखो बेटा, इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग सीट है ये। यहां से ये सीट का विड्थ भी बहुत बड़ा है, लेंथ भी बहुत बड़ा है। ये पूरा ही सीट मान लो, ये पूरा सीट है। अब यहां पे ये कंप्लीट ये बोर्ड जो दिख रहा है ना आपको, वो सीट है। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालना है, सीट के जस्ट बाहर या अंदर। और जब भी सीट लिखा हो ना, थिक ना लिखा हो, मोटा ना लिखा हो, तब आप उसे थिन सीट ही मानेंगे, बहुत पतला सीट मानेंगे। सिर्फ सीट लिखा हो मतलब वो थिन सीट ही होता है, ऐसा सीट होगा। अब मैं क्या करता हूं कि तुम्हारी आंख को उठा के इस सीट को काट देता हूं मैं आधे से, और यहां रख देता हूं, तो तुम्हें ये कंप्लीट लार्ज सीट नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ दिखाई देगा इसका क्रॉस सेक्शनल हिस्सा, ये वाला मोटा, ये ऐसे दिखाई देगा। ये अगर ऐसे देखोगे तो पूरा सीट दिखाई देगा, यहां से देखोगे तो यही वाला पॉइंट दिखाई देगा ना। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? तो करंट इसमें देखो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे 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 जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। लेकिन आप कहां से देख रहे हो? यहां से। तो सिर्फ आपको करंट अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। और इसका जो लेंथ है यहां पे इनफाइनाइटली लार्ज है, और ये भी इनफाइनाइटली लार्ज है, इसका विड्थ सॉरी, और इसका लेंथ भी इनफाइनाइटली लार्ज है, पूरा सीट बन गया। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बाहर में। लैम्डा इज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज अ करंट पर यूनिट लेंथ। अब क्या करेंगे? एम्पीरियन लूप बनाएंगे। एम्पीरियन लूप कैसा बनेगा? क्या सर्कुलर? नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये इन्फाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर का ये इन्फाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर जैसा है, और बहुत सारे इन्फाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इन्फाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर को क्लोजली स्पेस्ड रखते हैं, मतलब पास 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 चिपका के रख दूं, पास पास चिपका के रख दूं, तो क्या बनता जाएगा? ये थिन सीट बन जाएगा। अभी इसमें करंट ऐसे 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 से फ्लो कर रहा है, ऐसे, है ना? तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जस्ट आउटसाइड ऐसे जा रहा है करंट, तो या कर्ल फिंगर को ऐसे रखूंगा जस्ट आउटसाइड, तो इस तरफ होगा, यहां भी इस तरफ होगा, यहां भी इस तरफ होगा, यहां भी इस तरफ होगा। तो यहां पे रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप बनाएंगे। रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप बना लिया। ये ए बी सी और डी। करंट अंदर की तरफ जा रहा है, जस्ट आउटसाइड ऊपर की तरफ देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपका होगा बी,
और नीचे देखोगे तो देखो करंट अंदर की तरफ नीचे इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेट लाइन आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिटली लार्ज करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का कॉम्बिनेशन से थिक शीट बनता है। अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे चाहिए, मान लो x डिस्टेंस पे चाहिए, तो ये अपन ने लूप का डायरेक्शन मान लिया। ये क्या मान लिया, लूप का डायरेक्शन। अब लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल ए से b तक प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल फ्रॉम b टू c प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल फ्रॉम c टू d क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल फ्रॉम d टू a इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई इन, ठीक है बेटा, आई इन क्लोज, यही आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अपन ने डीएल लिया है, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो आप कांस्टेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक, तो बी को बाहर निकालेंगे, ये डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एल इंटू कॉस 0। अब बी से सी तक जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं लग रहा परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देखो ये लूप और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो यहाँ पे कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये इंटीग्रेशन 0 प्लस यहाँ पे देखो तो इधर लूप का डायरेक्शन ऐसे है, डीएल एलिमेंट ऐसे ही जाएगा ना, लूप तो एक सेंस में लोगे, अगर आपने क्लॉकवाइज लूप लिया तो क्लॉकवाइज बनेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बी एल कॉस 0 सी से डी तक, और डी से ए तक जाओगे तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लूप हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, तो बी डी एल कॉस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट। और अगर ये लेंथ आपका यहाँ से यहाँ तक एल है, देखो ये एल लिया ना यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन का, लेंथ का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट लेमडा एल। अब देखिए ये होगा 2bl cos 01 इज इट bl 2bl इज इक्वल टू म्यू नॉट लेमडा एल, एल से एल कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट लेमडा बाई 2। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन्फाइनेटली लार्ज करंट कैरिंग शीट का यहाँ से x डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कांस्टेंट मिलेगा और वो मिलेगा म्यू नॉट लेमडा बाई 2, म्यू नॉट लेमडा बाई 2। अब इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मान लो यहाँ पे एक शीट बना दिया जिसका क्रॉस सेक्शनल हिस्सा आपको दिख रहा है, ऐसे जा रहा है करंट आई, बाहर की तरफ आई करंट आ रहा है, ठीक है ना, जिसका करंट पर यूनिट लेंथ गिवन है लेमडा, और यहाँ भी एक बना दिया, ऐसे जा रहे हैं, 2 शीट रख दिया अपन ने, और यहाँ पे भी करंट पर यूनिट लेंथ लेमडा है। अगर मैं ए बी और सी पे मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछूं तो ए पे मैग्नेटिक फील्ड होगा 0, बी पे भी होगा 0, सॉरी सी पे भी होगा 0, और बी पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका म्यू नॉट लेमडा बाई 2 नहीं आएगा। क्यों, अब देखो ध्यान से, करंट बाहर, तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, कर्लिंग फिंगर देखो इस तरफ है, और यहाँ पे करंट अंदर, और यहाँ पे निकालोगे कर्लिंग फिंगर इस तरफ आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। और आपको पता है कि इस सीट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उतना ही होगा जितना इस सीट का होगा, क्योंकि इन्फिनिटली लार्ज कंडक्टिंग सीट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, इसका देखो थंब अंदर, और यहाँ पे देखना इस तरफ आएगा इस वाले का, और यहाँ पे थंब बाहर, और यहाँ देखना है तुम्हें, देखो ना कर्लिंग फिंगर को वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट आगे बाहर, कर्लिंग फिंगर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे देखोगे तो डॉट की वजह से इधर, और क्रॉस की वजह से इधर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट लेमडा। समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पे 2 मिनट रुक के थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करो, क्या कुछ ऐसा ही था जब आपने सोलेनॉइड का केस देखा था। सोलेनॉइड में आपको बताया था ना, ऐसा है, मान लो कि ऐसा बन गया, अब यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, तो देखो यहाँ पे वैनिश हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे वैनिश हो जाता है, लेकिन इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। समझ में आया कि नहीं है? कैपेसिटर प्लेट जैसा, जब कैपेसिटर प्लेट लेते हो तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में डिस्टेंस इतना कम होता है कि प्लेट का लेंथ अगर फाइनाइट भी है तो भी इसको इनफाइनाइट मानते हो आप। क्या रीज़न इनफाइनाइट मानने का? कि 2 प्लेट के बीच में डिस्टेंस बहुत कम रखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए ये बनाया मैंने सीट, ये बनाया सीट, ये बनाया सीट, करंट पर यूनिट लेंथ है यहाँ पे लेमडा, यहाँ पे है 2 लेमडा और लेमडा, ठीक है, डॉट 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 डॉट, क्रॉस 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 क्रॉस, ए बी
सी डी। अब ध्यान से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, बताइए करंट कहाँ जा रहा है, बाहर। यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। आराम से करें, करंट बाहर और कर्लिंग फिंगर को वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट बाहर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ होगा। समझ में आया? कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, इस तरफ होगा। क्रॉस की वजह से इस तरफ आएगा और इस क्रॉस की वजह से भी इस तरफ आएगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में आएंगे। और कितने आएंगे? तो 2 लैम्डा और लैम्डा, 3 लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपका 3 लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 में से म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जवाब क्या आएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा आंसर आ जाएगा। सही है क्या? आराम से देख लीजिए। 3 लैम्डा बाई 2 किसकी वजह से आया? इन दोनों का। ढंग से समझ आया? अच्छा चलो बी पे बात करते हैं। बी पे अच्छे से सोचना, डॉट की वजह से इधर आएगा, देखो ना, सॉरी एक मिनट, डॉट है यहाँ निकालना, पीछे आएगा, सॉरी इधर आएगा। अरे देख ना भाई, करंट बाहर जा रहा है तो थंब को बाहर रखोगे, निकालना तुम्हें यहाँ पे है तो ऐसे इधर आएगा कर्लिंग फिंगर। यहाँ पे देखो करंट कहाँ जा रहा है? अंदर, इस तरफ आएगा कर्लिंग फिंगर, मतलब इसका इस तरफ और इसका भी इस तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो बी पॉइंट पे आप निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान से देखिएगा, आएगा, इसका आएगा म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, इसका आएगा म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 और इसका होगा 2 म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। तो ये आ गया आपका 2 म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। अरे भाई इसका आ जाएगा एक म्यू नॉट लैम्डा, क्योंकि 2 है तो लिखोगे 2 म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, तो म्यू नॉट लैम्डा बचेगा। इसका आएगा म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, इसका आएगा म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, सारे सेम डायरेक्शन में, इसलिए आ जाएगा। चलो सी पे देखते हैं, फटाफट सी पे देखते हैं। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे इसके वजह से बोलो इधर, इसके वजह से इस तरफ और इसके वजह से इस तरफ, एक इधर आएगा। क्रॉस की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, कर्लिंग फिंगर इधर है। क्रॉस की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, ये क्रॉस की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, कर्लिंग फिंगर इधर है। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, इस क्रॉस की वजह से। आराम से देख लीजिए, क्रॉस अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी करंट अंदर जा रहा है, तो क्रॉस की तरफ थंब को रखेंगे, अंदर जाता हुआ क्रॉस, और कर्लिंग फिंगर यहाँ पे पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इस वाले का इधर होगा और इस वाले का इधर होगा। तो इसके वजह से आएगा म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, इसके वजह से आएगा म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 और इसके वजह से आएगा म्यू नॉट लैम्डा। तो नेट हो जाएगा आपका 0। अब मैग्नेटिक फील्ड डी पे देखते हैं। कहाँ पे? डी पे, यहाँ पे इस रीजन में। तो अच्छे से देखना, ईमानदारी से अच्छे से कैलकुलेट करो। देखो क्रॉस है अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में आएगा, ये भी क्रॉस है अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, क्लियर है? और ये डॉट है, इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप डी पे देखेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट लैम्डा। कैसे मैं बताता हूँ, इसका इधर आया है म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 और जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से यहाँ पे होगा उतना ही इसके वजह से यहाँ पे होगा। कितना होगा? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। तो कैंसिल हो गया म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 से म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 और 2 वाले लैम्डा का आएगा यहाँ पे म्यू नॉट लैम्डा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, ये बचेगा आपका म्यू नॉट लैम्डा। तो अपन ने ए पे देखो, यहाँ पे ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द थिक सीट। अभी हमने थिन सीट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था। ये देखो, थिन सीट का मतलब होता है कि उसका थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना, और वो इनफाइनेटली लार्ज सीट जैसा दिखाई देगा। थिक सीट मतलब ये रहा सीट, ये रहा सीट बेटा। यहां पे जो करंट है कुछ इस तरीके से अंदर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर थिन सीट में करंट डिफाइन करोगे तो करंट तुम्हें एक लाइन में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, बस ऐसे 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 लाइन में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो आपने करंट पर यूनिट लेंथ डिफाइन किया था। यहां पे आपको क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? करंट पर यूनिट एरिया। क्या डिफाइन करेंगे बेटा? करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। अब देखो, यहां से करंट अंदर की तरफ इस लाइन में ऐसे थिक सीट में जाता हुआ दिखाई देगा। ये इसका मान लो मिड पॉइंट अपन ने काट लिया। यहां से x डिस्टेंस ऊपर कहीं आपको अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को एक बार और अपन यहां पे बना लेते हैं जिस तरीके से पहले अपन ने बनाया था। अब इसका जो ये विड्थ है ये फाइनाइट नहीं है, ये अप टू इन्फिनिटी है, ये अप टू इन्फिनिटी है,
ठीक है ना बेटा। और ये वाला लेंथ यहाँ पीछे भी अप टू इन्फिनिटी पे गया है, बट यहाँ पे ये मोटाई कुछ यहाँ पे लेंथ आप मानना चाहें तो कैपिटल एल मान सकते हैं। इसकी मोटाई ये कैपिटल एल है, ये इसकी मोटाई यहाँ पे कैपिटल एल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये बहुत मोटा है, कुछ थिकनेस है इसकी, ये थिक सीट है और इन्फिनिटली लार्ज अंदर तक गया हुआ है और साइड वाइज भी इन्फिनिटली लार्ज है, ठीक है ना। जैसे ये देखो यहाँ पे, जैसे मैं आप सबको समझा रहा था, ये थिकनेस आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर में बहुत बड़ा है, अंदर में बहुत दूर तक गया हुआ है, ये भी यहाँ बहुत दूर तक है, ये भी यहाँ बहुत दूर तक है, ठीक है ना। तो ये प्लेन में है बना हुआ, सीट एक प्लेन में होता है हमेशा, ये प्लेन में सीट बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी मोटाई इतनी होगी कुछ, ठीक है ना। अब इसके अंदर में मान लो यहाँ पे करंट ऐसा क्रॉस 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 अंदर की तरफ खूब सारा करंट जा रहा है और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस यहाँ पे। अब एम्पीरियन लूप बनाओगे, एम्पीरियन लूप कैसा बनाओगे, सर्कल या रेक्टेंगुलर? तो रेक्टेंगुलर लूप बनाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ कुछ रेक्टेंगुलर शेप में फ्लो करता हुआ दिखाई देगा। मैग्नेटिक फील्ड बनता हुआ दिखाई देगा। मान लो ये पॉइंट अपन मान लेते ए बी सी और डी, तो ऐसे 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 लूप बना लिया। अब यहाँ पे जो करंट इनक्लोज्ड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये एम्पीरियन लूप सिमेट्रिक तभी होगा जब ऊपर में ये डिस्टेंस अगर x है तो नीचे भी ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है ना। ये डिस्टेंस x तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, x, तभी तो ये सिमेट्रिक बनेगा। मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब जो ये करंट इनक्लोज कर रहा है, कितना करंट इनक्लोज कर रहा है, I, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी J है। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से करंट जे फ्लो कर रहा है, पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया जे, पर यूनिट एरिया से जे करंट फ्लो कर रहा है। तो इस गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो जे इंटू एरिया। यहाँ से यहाँ तक हो गया 2x और ये लेंथ मान लीजिए आप स्मॉल l, तो ये लेंथ l और ये 2x, तो ये हो जाएगा 2xl एरिया और इनटू करंट पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में करंट J है तो इस पूरे एरिया में इतना करंट हो जाएगा। अब यहाँ से लगाइए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल। अब ये 4 बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लूप के 4 हिस्से हैं। कितने हिस्से लूप के, 4 हिस्से हैं, 4 डिफरेंट पार्ट है लूप का, और आपको लूप में अलग अलग एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इनवर्ड डायरेक्शन में करंट इनक्लोज कर रहा है ये लूप। तो थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, कर्लिंग फिंगर देखो ऐसे इस तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस रीजन में इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। तो ए से बी तक मैग्नेटिक फील्ड डीएल एलिमेंट के पैरेलल आएगा, ये छोटा सा डीएल एलिमेंट के पैरेलल आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कॉस 0 डिग्री प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली डीएल एलिमेंट के परपेंडिकुलर है बीसी पार्ट के लिए। किसके लिए बेटा, बीसी पार्ट के लिए। ये ए बी पार्ट था, ये आपका सी डी पार्ट, ये आपका डी ए पार्ट, डी टू ए सॉरी सी टू डी पार्ट देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट अंदर और कर्लिंग फिंगर इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है। तो आप लिखेंगे बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। और करंट इनक्लोज कितना कर रहा है, देखो बेटा आई इनक्लोज कितना है, तो म्यू नॉट जे इंटू 2xl, ये इनक्लोज्ड करंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बी डी एल और ये बी डी एल, तो क्या होगा 2b dl, 2bl, dl का इंटीग्रेशन ये l, 2bl इज इक्वल टू म्यू नॉट जे 2xl। यहाँ से कुछ कैंसिल होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्या कैंसिल होगा, 2 इंटू एल से ये 2 इंटू एल कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा जे म्यू नॉट एक्स, सिंपल जे म्यू नॉट एक्स। आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0, और जैसे जैसे थिक सीट के सेंटर से ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। ऐसे आप बनाइएगा ग्राफ तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। लेकिन एक्स कब तक, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एल आपने लिया है ना, तो सेंटर से l/2 तक, x इज इक्वल टू l/2 तक बढ़ता रहेगा। और जब बाहर जाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे थिन सीट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड आपने कांस्टेंट पढ़ा था। ये जो थिन सीट है, थिन सीट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कितना पड़ा था, याद करिए। थिन सीट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड पड़ा था b इज इक्वल टू म्यू नॉट लेमडा बाई 2। यस, म्यू नॉट लेमडा बाई 2, वेयर लेमडा इज करंट पर यूनिट लेंथ। जिस तरीके से एक इन्फाइनाइटली हॉलो सिलेंडर के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड और इन्फाइनाइटली सॉलिड सिलेंडर के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, हाँ बिल्कुल सेम होता है। करंट आई था
तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड बोलो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो एक करंट कैरिंग वायर का हॉलो सिलेंडर का और सॉलिड सिलेंडर के बाहर में इनफाइनाइटली होगा, ऑब्वियस बात है, इनफाइनाइट कहीं भी निकाल रहे हैं आप लोग, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। उसी तरीके से थिन सीट हो या थिक सीट हो, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी वही होगा म्यू नॉट लेमडा बाई 2। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, म्यू नॉट लेमडा बाई 2, लेकिन यहाँ पे लेमडा तो है नहीं, सिग्मा है, तो कन्वर्ट कर लेना यार, मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही होगा। देख यहाँ पे सुनो ध्यान से, अगर आप ये वाला सीट लेते हैं, ऐसे 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 लेते, तो यहाँ पे आप क्या लिखते, करंट को क्या लिखते, करंट को लिखते करंट डेंसिटी लेमडा इंटू यहाँ से यहाँ तक कुछ स्मॉल एल डिस्टेंस मान लो, ये एल, इसमें करंट इनक्लोज हो रहा है। यहाँ पे ये सेक्शन लोगे अगर एल लेंथ का, तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें लिखोगे जे करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया, ये कैपिटल एल इंटू एल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लोगे ना स्मॉल एल में, तो कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल ये होगा। यहाँ से देखो स्मॉल एल से स्मॉल एल कैंसिल हो गया, तो आप कह सकते हो जे इज इक्वल टू लेमडा बाई एल। जे इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा बाई एल, या लेमडा इज इक्वल टू जे इंटू एल। तो यहाँ पे लिख सकते हो म्यू नॉट लेमडा को क्या लिखोगे, जे कैपिटल एल, जे कैपिटल एल बाई 2, ये रहा मैग्नेटिक। और ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। यहाँ पे कब कांस्टेंट होगा, बाहर में इस थिक सीट के ऊपर वाले हिस्से में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड, और इस थिक सीट के नीचे वाले हिस्से में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आएगा। अगर करंट डेंसिटी पर यूनिट लेंथ गिवन है तो होगा म्यू नॉट लेमडा बाई 2, और करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया गिवन है तो होगा म्यू नॉट जे एल बाई 2। ये कांस्टेंट होगा बाहर में, थिक सीट के बाहर में, लेकिन अंदर में क्या होगा, जे म्यू नॉट एक्स होगा। अच्छा डायमेंशन वाइज भी देखो, जे म्यू नॉट एक्स, यहाँ पे देखो म्यू नॉट जे एल, ये एल फिक्स है, कांस्टेंट है। अंदर में सरफेस पे कितना होगा, म्यू नॉट जे एल बाई 2, यहाँ पे कितना होगा म्यू नॉट जे एल बाई 2, यहाँ पे कितना होगा म्यू नॉट जे एल बाई 2। डायरेक्शन वो आपको निकालना आता है, करंट डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, कर्लिंग फिंगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा और नीचे इस डायरेक्शन में होगा। कर्लिंग फिंगर को जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पे कर्लिंग फिंगर को रखेंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ आया है। किसका ग्राफ आया है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। आपको समझ में आया कहानी पूरा, स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए।